नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम, आपका अपना खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज के विशेष प्रोग्राम में, विशेष कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। निपुण जी विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और आज निपुण जी को हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में अफगानिस्तान, जो कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान का शासन है, जो कि इन दिनों ट्रंप से भी सीधा भिड़ा हुआ है और पाकिस्तान से तो भिड़ा ही हुआ है, पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है। लेकिन आखिर तालिबान का इतिहास क्या है? तालिबान कैसे अफगानिस्तान में आया? तालिबान आखिर है कौन? तालिबान कैसे बना और अब तालिबान को पूरी दुनिया कैसे देख रही है? लेकिन इससे पहले हमें अफगानिस्तान को समझना होगा। अफगानिस्तान कहां से आया? अफगानिस्तान पर किस तरीके से यूएसएसआर, अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की थी और यह सब जानते हैं कि वहां पर कोई कब्जा कर नहीं पाया। कैसे यह पूरा इतिहास है अफगानिस्तान का और आज के वर्तमान समय में भारत से कैसा रिश्ता है, दुनिया कैसे देख रही है अफगानिस्तान को, यह हमें समझना है। सर से मैं गुजारिश करूंगा कि अफगानिस्तान से हम शुरू करते हैं कि अफगानिस्तान क्या है और इसके लिए खास तौर पर जो ये पूरी स्लाइड्स तैयार करके लाया है निपुण जी, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद कि अफगानिस्तान को समझने के लिए, तालिबान को समझने के लिए उन्होंने हमारी बहुत मदद की और आप इससे बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो जो ये पूरी सीरीज है इसको जरूर देखिएगा, समझिएगा कि आखिर अफगानिस्तान, तालिबान ये सब है क्या, अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो। शुरू करते हैं सर, बिना देर किए। तो ये अफगानिस्तान का जो इतिहास है हम इससे शुरू करेंगे और उसके बाद फिर तालिबान तक और आज वर्तमान तक चलेंगे। बिल्कुल। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा चेतन जी आपका, और ये स्लाइड मेरी वो है जिनसे मैं क्लासेस लेता हूँ जी। तो आज इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं, अफगानिस्तान में इस समय जो रूल है वो है इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान। दैट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द अफगानिस्तान दैट टाइम। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अमीरेट। आप इसको थोड़ा समझिएगा। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो थी आपकी 2021 तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान जी। अब क्या हुआ कि अशरफ गनी की सरकार जाती है और तालिबान आता है, तालिबान इसको अमीरेट डिक्लेयर कर देता है। ये होता है 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। और जब ये अमीरेट डिक्लेयर होता है, इसका मैं आपको थोड़ा बताता हूं। अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड में जाते हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड में आपको दो देखने को मिलेंगी। एक तो देखने को मिलेगी सल्तनत, या फिर आपको देखने को मिलेगी अमीरात। ये बना है अमीरात। सल्तनत और अमीरात में अंतर है, ये बेसिक सा थोड़ा सा जानना जरूरी है जी। अमीरात का मतलब ये होता है कि इसका हेड होता है अमीर, और अमीर क्या करता है कि जो शरिया है, शरिया के अकॉर्डिंग व्यवस्था को चलाता है, इसलिए कहलाती है वो अमीर और अमीर की अमीरात। ठीक है, शरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सल्तनत होती है वो सुल्तान के द्वारा रूल होती है, और सुल्तान अपने नियम खुद बनाता है, शरिया से भी कुछ एडॉप्ट कर लेता है, लेकिन जनरली वो खुद से रूल चलाता है। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि जो शरिया से चलाएगा, यानी कि इस्लामिक फंडामेंटल्स को लेकर चलेगा, यानी कि जो इस्लाम का एकदम फंडामेंटल्स हैं उनको लेकर चल रहा है तालिबान। एक तो ये, कई बार इसमें कट्टरता भी आ जाती है, जिसका वो अलग बात है, वो आपका चीज हो जाती है। मैं थोड़ा सा ये भी एक बताना चाहूंगा आपको। हामिद करजई, जब 2001 में तालिबान को वहां से हटाया जाता है अमेरिका के द्वारा, अब तो 2021 में 20 साल बाद दोबारा आया। 96 से लेकर 2001 तक तालिबान का पहला दौर रहा था जी। 2001 में जब 9/11 पर इंसिडेंट होता है, हमला होता है, उसके बाद अमेरिका ऑपरेशन शुरू करता है, और ऑपरेशन में तालिबान को 2-3 महीने के अंदर ही वहां से दिसंबर 2001 तक हटा देता है। हटाने के बाद वो हामिद करजई की सरकार में बनाता है, हामिद करजई वहां पर चुनता है। हामिद करजई और अशरफ गनी, मैं एक बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर हामिद करजई वहां पर पावर में रहते, प्रेसिडेंट रहते, तो शायद तालिबान पावर में नहीं आ पाता। अशरफ गनी थे 2019 में वहां पे पावर में, 2014 में पावर में आए, और इनके आने की वजह से तालिबान को ज्यादा ताकत मिली। तो क्या अशरफ गनी कमजोर साबित हुए? कमजोर ही थे। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं क्या था। जो हामिद करजई हैं और आपका अशरफ गनी है, ये दोनों ही पाश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो ये पाश्तून कम्युनिटी से हैं, लेकिन ये जो हामिद करजई थे, हामिद करजई दुरानी पश्तून हैं। ध्यान दीजिएगा, दुरानी पश्तून, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अफगानिस्तान का। आप इतिहास देखेंगे, थोड़ा सोसाइटी को देखेंगे। मैं हमेशा बोलता भी हूँ, किसी भी देश को आपको समझना है तो उसकी हिस्ट्री, उसकी सोसाइटी को देखना, बिल्कुल, उससे आपको बहुत तस्वीर क्लियर होगी।
तो ये पाश्तून ये भी है, पाश्तून ये भी है। और दूसरी बात, अफगानिस्तान का नाम अगर मैं ये कहता हूं पश्तूनिस्तान तो कहना गलत नहीं है। मतलब काफी बड़ी संख्या में पश्तून जो हैं वो अफगानिस्तान में रहते हैं। वो पश्तूनिस्तान कहने का मतलब ये है कि पश्तून हमेशा यह चाहते हैं अपनी ही उनकी डोमिनेंस रहे अफगानिस्तान में, और यही वजह है कि वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि आपस में ही ये सारे ग्रुप्स लड़ते रहते हैं। जब मैंने कहा अफगानिस्तान, तो पश्तून, अफगान, पठान तीनों एक ही बात है, तीनों पश्तूनों को ही कहा जाता है। ठीक है। तो पश्तूनिस्तान कहें अफगानिस्तान, यानी कि पश्तूनों की जगह। तो पश्तून डोमिनेंस में रहना है। लेकिन पश्तून के अंदर भी अलग अलग क्या ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण हो गया, तो ब्राह्मण के अलग अलग गोत्र हो गए। तो जो ये गोत्र थे आपका किससे था, इनका था आपका दुरानी पश्तून। ठीक है। दुरानी पश्तून क्यों महत्वपूर्ण है? अफगानिस्तान के जो नेशन के फादर कहे जाते हैं ना, फादर ऑफ नेशन, हम लोग गांधी जी को मानते हैं, पाकिस्तानी पता नहीं किसे मानते हैं, जिन्ना टाइप का कोई था उसको मानते हैं। ये ऐसे ही मानते हैं आपका किसको, हामिद करजी, जो मान लीजिए आपका अफगानिस्तान को देखेंगे तो आपने एक नाम सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जो पानीपत में मराठों के साथ में लड़ा था, मराठे में हारे थे। वही अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान के लोग अपना नेशन का क्या मानते हैं, फादर मानते हैं। और जो वो दुरानी, उसका नाम अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी दोनों एक ही बात है। ठीक है। उन्हीं के वंशावली से हामिद करजई थे। तो हामिद करजई को फादर ऑफ नेशन के गोत्र से, यानी कि उनके सीरीज होने के कारण इनको ज्यादा हमें मान्यता मिली हुई थी। लेकिन जो अशरफ गनी थे, ये सिटीजन थे, रह रहे थे अफगानिस्तान के, लेकिन ये नागरिकता ले चुके थे कहाँ की, वेस्ट के कई कंट्रीज की। इनकी वाइफ भी जो थी वो भी आपकी क्या थी, लेबनान की थी, और ये यूएस के सिटीजन रहे 64 से लेकर 2009 तक। ठीक है। अचानक क्या किया, अमेरिका ने इनको अपना पपेट बनाया और अफगानिस्तान में भेज दिया, क्योंकि जो हामिद करजई थे वो थोड़ा सा भारत के साथ मिलकर अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे कि हम खुद चलाएंगे, ऑटोनॉमी से चलाएंगे, हम अब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं करेंगे। तब अमेरिका क्या करता है, हामिद करजई आप साइड हो जाइए, हम अशरफ गनी को भेजते हैं, जो ठीक बांग्लादेश में हुआ अभी। ठीक वो एक तरह से शेख हसीना को हटा के वो यही काम इनको किया। और जैसे ही ये आए यहाँ पर, तो तालिबान को लोगों को समझाने का मौका मिल गया कि दैट इज अमेरिका पपेट, और ये कंट्रोल नहीं कर पाया। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी। हम देखेंगे एक तो यूएस विड्रॉल वहां से क्यों हुआ था। आज वहां पर देखें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का आज प्रेजेंट में क्या स्थिति है। तालिबान जो है, जो बना अफगानिस्तान गवर्नमेंट से आया, उसकी क्या स्थिति है, ग्लोबल पावर्स खासतौर से चाइना, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए अफगानिस्तान का जो टोटल क्राइसिस है, इसके 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स क्या? पहले तो पावर स्ट्रगल इन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ द अफगानिस्तान सोसाइटी, मैं इसको भी आपको बताऊंगा। दूसरा पश्तूनिस्तान की जो डिमांड है, जो पश्तूनिस्तान को कंट्रोल में रखना है, हमको दबदबा रखना है वो, और तीसरा डोर लाइन, चौथा लोकेशन। इन 4 पर पूरा अफगानिस्तान का पूरा कंटेंट चलता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अफगानिस्तान की लोकेशन बताता हूं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है अफगानिस्तान की। क्यों? ब्रिटेन जब भारत में था उसने भी कब्जा करना चाहा, बिल्कुल। यूएसएसआर ने भी कब्जा करना चाहा, अमेरिका ने भी कब्जा करना चाहा, आज चाइना चाह रहा है, और एक अलग तरीके से चाह रहा है। अलग तरीके से। इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बहुत डीपली बात है कि आखिर चाइना की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि चाइना जो है वो सीधे तौर पर लड़ नहीं रहा है। पाकिस्तान को किस तरीके से कर्जों में डुबोकर वहां, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं तो अफगानिस्तान का रुख कर लिया। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान और तालिबान की हम लोग बात कर रहे हैं जी। तो अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो बात आप देखिए, जो अफगानिस्तान है, हम अफगानिस्तान को हमेशा बोलते हैं सेंटर ऑफ एशिया। जी। अफगानिस्तान आ जाए सेंटर ऑफ एशिया। क्यों? हम इधर देखेंगे ये आपका साउथ एशिया, इधर ये आपका सेंट्रल एशिया, इधर आपका वेस्ट एशिया। ये बिल्कुल आपका क्या सेंटर पॉइंट हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को मैं कहूंगा एक चौराहा है अफगानिस्तान, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यहां से बैठकर आप एशिया पर टोटल अपना क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो अफगानिस्तान का ये आपके लिए क्या होता है, मेजर इंपोर्टेंस हो जाता है, पहली बात। दूसरा, अफगानिस्तान नियर बाई द ईरान और पाकिस्तान, और यहां पर आपका क्या है, अरब सी है। हम अगर अफगानिस्तान के अंदर बैठते हैं तो कोई भी कंट्री जो यूएसएसआर का इंटरेस्ट था, यूएसएसआर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही हमेशा, कि जो उसका ये पूरा बेल्ट है जो आज सेंट्रल एशिया कहलाता है, पहले 90 से पहले से यूएसएसआर का पार्ट था। आप तो रशिया है, ये जो पूरा बेल्ट है यहां पर वो ट्रेड नहीं कर पाता था रशिया, यूएसएसआर।
उसका जो पूरा डेवलपमेंट हुआ कहां पर हुआ, जो मेडिटेरियन सी से सटा हुआ उसका जो पूरा इलाका है रशिया का या यूरोप से सटा, उधर डेवलपमेंट हुआ। यहां उसका कोई डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाया। रीजन क्या था? क्योंकि ये ओशियन से जुड़ा नहीं था। ट्रेड भी करना था अगर इस रीजन के अंदर कोई सामान भेजना था तो वो आपको यहां से होते हुए भेजना पड़ता था, तो ये बहुत दूर हो जाता था उससे, ये विकास नहीं। तो इसलिए रशिया चाहता था कि अगर अफगानिस्तान में बैठ जाऊंगा तो मैं इजीली अरब सी तक जा सकता हूं और यहां से मैं जाकर डेवलपमेंट कर लूंगा। ठीक है। दूसरा, जो इंडिया की हम बात करते हैं और बात ब्रिटिश की बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे ये है आपकी पामीर की गांठ, बोलते हैं इसको पामीर की गांठ। इससे दो रेंज निकलती है, एक तो हिंदू कुश निकलता है और इधर निकलते हैं हिमालय। एक बार हम अपने साथियों को अगर ऐसे बता सकें कि आखिर किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आगे आगे मैंने पिक्चर लगाया हुआ है, एक मिनट रुकिए, मैं इसमें क्योंकि इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है जब आप इस चीज को बता रहे हैं कि कैसे कहां पर तो देखिए यहां पर हम माने तो ये पामीर की घाट है, इसको बोलते हैं पामीर की घाट, जिससे आपके तीन आपके क्या निकल रहे हैं। एक तो ये निकल रहा है हिंदू कुश पर्वत और इधर ये निकल रहा है हिमालय, ये पूरा आपका हिमालय पकड़ा जाता है। ठीक है। भारत की जिसको नेचुरल बाउंड्री कहा जाता है, नेचुरल बाउंड्री कौन होती है? नेचुरल बाउंड्री वो होती है जो हमारे वेदर वगैरह सब पे इंपैक्ट डालती है। ठीक है। हमेशा हिंदू कुश पर्वत को आपका क्या माना गया? इंडिया की नेचुरल बाउंड्री माना गया। चाहे वो आप अशोक की बात करो, अकबर की बात करो या ब्रिटिश की बात करो, हमेशा उनका फोकस क्या रहा कि हिंदू कुश पर्वत तक हमारा कंट्रोल अगर रहेगा, नियंत्रण रहेगा तो भारत सेफ रहेगा। हाँ। एक जमाने में ये जो अफगानिस्तान था, ये क्या था, पूरा का पूरा जितने अटैक भारत पर हुए वो इसी लैंड से आपके हुए। स्टार्टिंग में मोहम्मद गजनी वगैरह जितने सब लोग आए वो इसी लैंड से हुए। और ये हमेशा हमारा क्या बनता था? बैटलफील्ड बनता था। और बैटलफील्ड बनता था, ये सब अफगानी जो थे ये भारत के लड़ाके थे एक तरह से मानिए। तो ये पूरी लड़ाका कम्युनिटी है, क्योंकि हमें तब भी यही सोच थी कि अगर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक तौर पर भी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, क्योंकि आप एक चौराहा है। ये वही वाली बात हो गई कि अगर नजर रखनी है तो एक चौकीदार को बीच में बिठा दो ताकि सारी तरफ नजर रख सके। और दैट इज अ गेटवे ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान क्या था? गेटवे था किसका? इंडिया का। हाँ। तो हमेशा अटैक हुआ। और आप देखिए जो महाभारत वगैरह की आप बात करते हैं तो ये आपका भारत का हिस्सा हुआ करता था। गंधारी जो थी वो यही की थी। बिल्कुल। तो ये आपका हिस्सा हमेशा रहा और ये हमेशा बैटलफील्ड। फिर जब अफगानिस्तान थोड़ा अलग हुआ तो पाकिस्तान हमारा क्या हुआ? गेटवे बन गया भारत का, जो आज वर्तमान पाकिस्तान है। यहाँ पर अटैक हुई, यहाँ पर आपकी लड़ाई है। जो सिकंदर वगैरह लड़े, वो पूरा सिकंदर का जो बेल्ट था वो पंजाब वाला बेल्ट, राजा पोरस का जो बेल्ट था ना, जो साम्राज्य था, वो ये साम्राज्य आपका हुआ करता था राजा पोरस का, यानी कि पंजाब हरियाणा का बेल्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहीं पर आपका सिकंदर लड़ा था भारत से। इधर फिर आपका मगध एम्पायर जो आपका ये चाणक्य वाला जो पूरा चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ठीक है। चलिए, तो ये आपने पूरा इन्वायरमेंट देखा। एक तो ये, दूसरा क्या था, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो एक तो मैंने ये आपको बताया। दूसरी बात, अब आगे चलिएगा, ये हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। इधर ये है आपका ईरान। अब मैं आपको आज का भी बता दे रहा हूं हल्का सा, ये ईरान है और ये आपका क्या है? पाकिस्तान। इस समय हम देखेंगे तो अमेरिका का सबसे बड़ा एनिमी कोई है तो वो है आपका कौन? ईरान। अमेरिका हो, इजराइल हो, वो किसको टारगेट करना चाहते हैं? ईरान को। अगर ईरान को उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो दैट्स मीन इजराइल के चारों तरफ जो प्रॉक्सी बैठे हुए हैं, चाहे वो आपका हमस हो, हुतीज हो, हिजबुल्ला हो, सीरिया, इराक के अंदर जो हुतीज हैं ईरान के, वो सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। ठीक है। ईरान को कंट्रोल करने के लिए जरूरी क्या है? अफगानिस्तान। चीन चाहता है, और चीन क्या है? ईरान जो है चीन का क्या? प्रॉक्सी है। पाकिस्तान क्या है? वो चीन का क्या है? प्रॉक्सी है। ठीक है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान को खत्म करना, ईरान को खत्म करना। चीन क्या करता है? अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करता है। इससे क्या होगा? ऑलरेडी चीन पाकिस्तान में भी मजबूत स्थिति में है, और चीन अगर अफगानिस्तान में भी पकड़ मजबूत करता है, ईरान में ऑलरेडी है, तो इस पूरे रीजन के ऊपर दबदबा किसका होगा? केवल और केवल आपका चीन का होगा। ऑलरेडी सेंट्रल एशिया जो ये है आपका, यहाँ पे ऑलरेडी चीन का दबदबा है। एससीओ के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
उनके माध्यम से। तो यहां इस पूरे रीजन पे चीन अपना कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है। शुरुआत क्या थी, जो अमेरिका गया 2021 में, जब डोनाल्ड ट्रंप से जब समझौता करना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा समझौते का बेस यही था कि अफगानिस्तान ये कमिटमेंट करे, यानी कि तालिबान ये कमिटमेंट करे कि वो चीन के नियर बाई नहीं जाएंगे। इसको सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने टेन्योर में नहीं निकल पाए। बाइडेन को यह लगा कि देखा जाएगा बाद में, अगर मैं भी बातचीत में उलझ गया, वार्ता में उलझ गया, तो मैं उलझा ही रह जाऊंगा। शुरुआत तो की थी बाइडेन ने, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, बाइडेन ने कहा ठीक है हम तालिबान तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक गारंटी दो कि तुम हम पर हमले नहीं करोगे। बदले में हम तुम्हारी पूरी फोर्स को क्या देके जाते हैं, पूरी पावर देके जाते हैं। कैसे? वेपन तक छोड़ के गया था अमेरिका। और आज जिसके लिए तनातनी भी हो रही है, आज अब वो क्यों तनातनी, वही मैं बताऊंगा अभी तनातनी जो हो रही है। तो यहां तालिबान को वेपन अमेरिका जानबूझकर छोड़कर गया। रीजन क्या था कि तुम्हें हम ताकत देके जा रहे हैं, इसलिए देके जा रहे हैं कि तुम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी और संगठन, क्योंकि वहां पर ISIS ये भी एक्टिव हो रहा था उस समय, यहां पर आपका अल-कायदा वो भी एक्टिव हो रहा था, ISIS भी, और दूसरा पाकिस्तान सपोर्टेड जो आपके टेररिस्ट हैं, हक्कानी नेटवर्क वगैरह, वो भी यहां पर अपना पैर बसाने का प्रयास कर रहे थे जी। तो अमेरिका ने कहा हम तालिबान तुमको सपोर्ट करते हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अमेरिका कहता है। देखिए जब अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की उस समय जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पेपर 3 लाख सोल्जर थे उनके पास में। मतलब डॉक्यूमेंट में कितने सोल्जर? 3 लाख सोल्जर। 3 लाख सोल्जर। और तालिबान के पास उस समय 30,000 सोल्जर। कैन यू बिलीव दैट कि 30,000 3 लाख को रातों रात में गायब कर देंगे? दैट्स द पॉइंट। तो जो वेपन थे उन पर कंट्रोल दिया। जैसे ही अमेरिका के सारे सैनिक वहां से निकले, विद इन 1 आवर, क्योंकि मैं उस समय जगा हुआ था, रात की बातें थी, मैं उस समय टीवी चैनल बैठा हुआ था, रातों रात 1 घंटे के अंदर तालिबान पहुंच गए, सारे सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया। और जो उस समय पूरी जंग चल रही है, जो बहरम क्या नाम है इसका, जो सैन्य अड्डा है जिसको अमेरिका भी यूज करता था, आज उसको लेकर विवाद चल रहा है पूरा। अब क्या मसला क्या है? अमेरिका उसे वापस लेना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका अब हो क्या रहा है, कंडीशन ये थी अमेरिका ने जब छोड़ा 2021 में, ठीक है, कि भाई आपको चीन को नहीं लाना है या किसी और देश को नहीं लाना, अपने कंट्रोल में रखना है। आज चीन ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि आज तालिबान को क्या चाहिए? फंड चाहिए। फंड चाहिए। चीन ने कहा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हैवी इन्वेस्टमेंट चीन ऑलरेडी कर रहा है, और भी करने की बात कर रहा है। तब चीन ये कह रहा है कि मेरे इन्वेस्टमेंट की गारंटी क्या है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा। तालिबान ने कहा जनाब ये बहराम जो हमारा ये जो सैन्य अड्डा है ये आप ले लीजिए, यहां पे आप अपने क्या कर दीजिए, सोल्जर्स को तैनात कर दीजिए, रख दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे खुलासा किया इस मैटर का, तो खुलासा करते ही चीन ने कहा नहीं, हमारे तालिबान ने कहा हमारा कोई सोल्जर यहाँ पे चीन का नहीं आया है। लेकिन चीन के सोल्जर ऑलरेडी उस सैन्य अड्डे के ऊपर पूरा कहते ना कि जैसे वो करने के इंस्पेक्शंस करने के लिए उसके लिए गए थे ऑलरेडी। तो ये बात में दम लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें लगता है कि इसका एक इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे चलें। दूसरा क्या है कि अब अफगानिस्तान के अंदर आप देखिए, अफगानिस्तान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के आपका क्या पास में है। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप देख रहे हैं चेतन जी, ये सब ऑयल और गैस के रिच एरियाज हैं। और जैसे यहाँ पर मैं बात करूं उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के पास तो दुनिया के 2nd नंबर के गैस के रिजर्व्स हैं। और आप जानते हैं गैस का जो मैटर होता है वो आपका टैंकर के थ्रू नहीं बल्कि पाइपलाइन के थ्रू होता है। भारत ने भी एक प्रोजेक्ट अपना चलाया है तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी। तो वो गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान के थ्रू ही आई है। इससे अफगानिस्तान का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हो जाता है। दूसरा पाकिस्तान के लिए तो क्या है चेतन जी, अगर हम इसी अफगानिस्तान के मैप को हम देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? दोनों के बीच में ये लाइन है जिसको कहा जाता है डोनाल्ड लाइन, आपने सुना ही होगा डोनाल्ड लाइन। अफगानिस्तान ने आज तक इस पूरी की पूरी लाइन को नकारा है, आज तक भी स्वीकार नहीं किया कि आपके हमारे बीच में क्या है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, यूके के द्वारा। इसको मानने को तैयार आज तक अफगानिस्तान नहीं है। ना तो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तब नहीं माना, 1950 में जब जाहिर शाह यानी कि वहां पे आपका मोनार्की तब नहीं माना गया, कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट वहां पे आई 1978 में तब उन्होंने नहीं माना, 96 में जब तालिबान आया तब नहीं माना, और अब भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान कई बार यहाँ पे फेंसिंग करने की कोशिश की है, अभी भी, अभी की बात है 2-3 महीने पहले, तो अफगानिस्तान के तालिबानियों ने सारे खंभे में पाकिस्तान उखाड़ के फेंक दिया मतलब।
और कहा जब 96 में तो क्या था, अभी तो क्या है, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी कमजोर है अफगानिस्तान के अंदर, पर 96 से 2001 में एकदम से मान लीजिए तालिबान वही करता था जो पाकिस्तान कहता था। यहां तक कि जो आपका हमारा प्लेन हाईजैक हुए वो काबुल गए थे। हाँ, आपको याद होगा, बिल्कुल, काबुल, और काबुल में जाके वहां पे तो पूरा एकदम पाकिस्तान का सपोर्टर था अफगानिस्तान। तब भी क्या हुआ जब इन्होंने कहा पाकिस्तानियों ने कि अफगानिस्तान बैठ के मुझे बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं, तो अफगानियों ने धमका दिया तालिबान ने पाकिस्तान को। क्या कहा, बेवकूफ हो तुम, इस्लाम के अंदर कोई बाउंड्री होती है क्या? ये बाउंड्री कहां से आई है जिसको हम स्टेट बोलते हैं? स्टेट की बाउंड्री आई है 1648 में, एक वेस्ट फेलियर ट्रीटी हुई थी यूरोप के अंदर, वेस्ट फेलियर ट्रीटी। उससे आपका क्या था, बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट आया था। ये कहते हैं कि इस्लाम के बीच में तो कोई रेखा ही नहीं होती, पूरी पृथ्वी किसकी है? अल्लाह की है, और अल्लाह का प्रतिनिधि कौन है? एक तरह से खलीफा है। तो ये कैसे आप बात कर रहे हो? नहीं किया। अब हम आगे चलते हैं। तो अमेरिका, पाकिस्तान के लिए तो जो ये आप देखते हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया, इस पर दावा करता है कौन? आपका अफगानिस्तान। और 2 बार तो हमको ऑफर दिया है अफगानिस्तान ने। 1950 में जाहिर शाह यहाँ के रूलर थे, मोनार्की यहाँ पर थी। उन्होंने कहा नेहरू जी को कि इधर से आप अटैक कीजिए, जो उसने आपका कश्मीर कब्जा करा है इनलीगल, वो तो लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर से और ले लीजिए। इधर से हम अटैक करते हैं, इसका सैंडविच बना देंगे पाकिस्तान का, वहीं खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। और दूसरा फिर 1978 में दाऊद खान आगे पीएम थे, उन्होंने हमें ऑफर दिया था इंदिरा जी को। उस समय वो इंदिरा जी को पहले ऑफर दिया था, 78 में ये आए थे। तो उस समय जब 78 से पहले, 78 में तो जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई थी। ये जाहिर शाह के समय दाऊद खान जो थे वो आपके पीएम हुआ करते थे, दाऊद खान। तो दाऊद खान कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान में अपनी मजबूत बनाने की। तो वो इंदिरा गांधी जी से मिलते हैं इमरजेंसी के दौरान, और इंदिरा जी को ऑफर देते हैं कि अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर मिलकर। लेकिन इंदिरा जी ने मना कर दिया था। तो ये भी थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत। और पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है, मेरे दोनों ओर क्या है, हॉस्टाइल कंट्री है। इधर भी मेरे संबंध अच्छे नहीं है, इधर मेरे संबंध अच्छे नहीं है। मैं क्या हूं? जस्ट लाइक जेल। जेल कैसे? दौर तो ये हो गया, और इधर ये अरब सी है। हमने 1971 में बना दिया था इसको जेल, यहाँ पे अपनी नेवी लगा दी थी। 65 में ये किया था, नेवी लगा दी थी। जेल बन गया, ना बाहर कोई आ सकता, ना अंदर से कोई बाहर जा सके, और ना बाहर से कोई अंदर आ सके। सोचो ऐसा हो तो क्या हो, वो गाना है ना वो। तो पाकिस्तान की स्थिति हमने बना दी थी। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान के मैप के माध्यम से आपको एक थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की वैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैं बहुत डीपली जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैंने हिंदू कुश पर्वत आपको भी बताया था। चलिए, ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड ये क्या बता रहा है, यहां पर 4 ग्रेट गेम हो चुके हैं। ग्रेट गेम यानी कि बड़े वॉर, ठीक है, बड़े वॉर। और ये जो बड़े वॉर हुए हैं अब तक 4 हुए हैं। पहला हुआ 1838 से लेकर 1916 के बीच में। ब्रिटिश ने कब्जा करना चाहा, ब्रिटिश इंडिया ने कब्जा करना चाहा। हाँ। सामने रशिया ने क्या किया, अफगानियों को सपोर्ट किया बैक से, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए। फिर एक दूसरा ग्रेट गेम हुआ 1979 से लेकर 88 तक। तब यूएसएसआर यहाँ पर पहुंच गया था फोर्स वगैरह लेकर। तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानियों को सपोर्ट किया, और उस समय इनको कहा गया था मुजाहिदीन। मुजाहिदीन मतलब धार्मिक योद्धा। और यूएसए के साथ सपोर्ट करने वाला कौन था? पाकिस्तान। उस समय तो स्थिति ये हुई थी, मुझे एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वाकान बॉर्डर जो पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला, वहां पहुंच गए। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में 47, कि ये धर्म युद्ध है मुजाहिदीनों, ये धर्म युद्ध है। आज वो धर्म युद्ध उनके खिलाफ हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल, जो खैबर पख्तूनख्वा धर्म युद्ध चल रहा है। तो मुजाहिदीनों को पूरा ट्रेनिंग करना, सब कुछ करना, पैसा आ रहा था अमेरिका से। पाकिस्तान फ्रंट पे जाके मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहा था। हुआ ये कि रशिया के पास में, इतनी बड़ी पावरफुल होने के बाद में, रशिया के पास में एयर स्ट्राइक करने के लिए सब कुछ होने के बाद ऐसे ऐसी मिसाइलें सिस्टम दे दिए गए थे कि वो सिंपल कंधे पे रखकर, मैं नाम भूल गया मिसाइल सिस्टम का, वो बैठे बैठे आराम से हिट करते थे। बजूका बोलते हैं। हाँ, मुझे ध्यान नहीं, हाँ एक्चुअली नहीं है, जो कुछ और नाम है। तो वो सिंपल बड़ा भारी सा होता है दिखने से, और बिल्कुल कंधे पे रखकर उसको आप शूट कर सकते हैं।
तो अफगानियों ने कई सारे यूएसएसआर के जो एयरक्राफ्ट से, हेलीकॉप्टर से, उससे गिरा दिए थे। तो वो स्ट्राइक भी नहीं कर पाए थे। क्योंकि अफगानों को माना जाता है कि वो ग्राउंड पे जो युद्ध होता है उसको लड़ने में बेहद ज्यादा माहिर होते हैं। मैं उसी अभी आपको बता रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया ना लड़ाका, उसमें भी मैं आ रहा हूँ, इस सोसाइटी पे आऊंगा। ये भी थोड़ा सा समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके दर्शकों को भी। अब फिर 88 तक ये रहा। 88 में आपका रशिया वहां से चला गया। ठीक है। फिर वहां पे आपका 96 में आ गया आपका तालिबान। तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ग्रेट गेम चला। तब पाकिस्तान ने पूरा कंट्रोल कर यहां पर तालिबान आ चुका था 96 में, और 2001 तक रहा। 2001 में जब WTC पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिका एंट्री करता है। सितंबर में अटैक हुआ था, 9/11 का इंसिडेंट। 11 सितंबर का अटैक था। और सितंबर के एंड में, अक्टूबर स्टार्टिंग में, सितंबर एंड में अमेरिका एंट्री किया। दिसंबर तक तालिबान को समेट दिया विद इन 3 मंथ। ओके। तालिबान सिमटा नहीं, खत्म नहीं हुआ। तालिबान क्या हुआ, चला गया गांवों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, वहां आपका जाके वो घुस गया। अब 2001 से लेकर 2021 तक वहां पे अमेरिका कंट्रोल। अमेरिका के सामने खड़े हो गए रशिया और चाइना, सपोर्ट करना शुरू किया 2003 से तालिबान को। और तालिबान ने छुटपुट हमले करने शुरू किए, जिससे अमेरिका तंग हुआ और 20 साल में खाली करके चला गया। आखिरकार 15 अगस्त 2021 को वहां पे तालिबान पावर में आ गया। अब इससे आगे मैं थोड़ा सा, अभी प्रेजेंट में भी आ रहा हूं। अभी थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये है अफगानिस्तान की सोसाइटी। देखिए, अफगानिस्तान की सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं कबीला सोसाइटी। जैसे हम इंडिया की सोसाइटी को क्या मानते हैं, इंडिया की सोसाइटी एक सिविलाइज सोसाइटी हो चुकी है, लेकिन इनकी सोसाइटी अभी भी क्या है, कबीलियाई सोसाइटी। कबीलियाई सोसाइटी का मतलब यह है कि यहाँ पर आज भी अलग अलग कबीले हैं, जिसमें सबसे मुख्य कबीला है पश्तूनों का। जिससे शुरुआत में हमने कहा भी कि पश्तूनिस्तान भी अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में है। 42% जो आपने दिखाया है यहाँ पर। अफगानिस्तान को, वहां पर आप जाएंगे अफगानिस्तान में तो पश्तूनिस्तान ही बोलते हैं उसको। ये फिर आपके क्या है, बलूच भी वहां पर हैं, तुर्क भी हैं, अमीरक भी हैं, हजारा भी हैं, उज़्बेक भी हैं। अब देखिएगा, ताजिक का लिंक है तजाकिस्तान से। ठीक है। ज्यादा मेजोरिटी पॉपुलेशन ताजिकों कहां पर है, तजाकिस्तान में। तो हमेशा अफगान के पश्तूनों को यह रहता है कि तजाकिस्तान कल को सपोर्ट ना कर दे ताजिक को, और ताजिक को जैसे सपोर्ट करेंगे तो अफगानिस्तान पर कंट्रोल किसका हो जाएगा, ताजिकों का, ताजिकों कम्युनिटी का हो जाएगा। उज्बेकिस्तान से आए हुए हैं, उज्बेकी, ये मुस्लिम ही है सब, लेकिन कबीले हैं। तो उज्बेक को अगर सपोर्ट मिल गया किसका, उज्बेकिस्तान का, तो यहां पे उज्बेकों का कंट्रोल हो जाएगा। हजारा ये वहां पे शिया हैं, शिया। अच्छा। ये सब सुन्नी है बाकी। और शिया यानी कि आपके ये आए हुए हैं ईरान से। तो इनका ये हजारा, बाकी सब छोटे मोटे हैं, लेकिन मेनली इन 3-4 का ज्यादा। इसको देखते हुए क्या होता है, एक तो ये आपस में फाइट करते रहते हैं। इसको देखते हुए, इसी बात को देखते हुए बहुत पहले से ये है अहमद शाह अब्दाली, जो भी मैं आपको नाम बता रहा था, फादर ऑफ अफगानिस्तान। अहमद शाह दुरानी भी इनको कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। इन्होंने इसको एक नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया। और उनके बाद अब्दुल रहमान, ये भी बड़ा फेमस नाम है अफगानिस्तान के अंदर। जैसा आप देखेंगे किसी के घर पे भी जाएंगे अफगानिस्तान में, तो वो लोग अपने पीछे ज्यादातर अपने घरों में अब्दाली की और रहमान खान की फोटो आपको देखने को मिलेगी, खास तौर से पश्तूनों के घर में। अहमद शाह अब्दाली क्या कहते हैं कि जो ये बिखरा हुआ अफगानिस्तान है, इसको हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं, यूनाइट बनाते हैं, नेशन स्टेट बनाते हैं। और नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम इस्लाम को बेस बनाएंगे। इस्लाम वो सीमेंट होगा जो इस देश को जोड़ेगा। ये कहते हैं आप सारी पहचान भूल जाओ, आप ताजिक हो, उज़्बेक हो, सब भूल जाओ, पश्तून सब भूल जाओ, इस्लाम याद रखो। लेकिन इन्होंने लोगों को तो ये कहा, प्रसादी क्या कहा, जो ये पश्तून थे, पश्तूनों की मेनली पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी इस एरिया में अफगानिस्तान की। इन्होंने क्या किया, जानबूझ के पश्तूनों को ऐसे बसाया इर्द गिर्द बाउंड्री पे, बॉर्डर पे, ताकि कोई भी बाहर से अगर, तो ये पश्तूनों की जो कम्युनिटी आप बता रहे हैं 42%, ये हमेशा से ही ज्यादा थी या बाद में कम हुई? नहीं, हमेशा से ज्यादा रही है। वहां पश्तून ही आपके पावर में है, पश्तून की लैंड, पश्तूनिस्तान अफगानिस्तान पश्तूनों की लैंड, वो ये मानते हैं हमेशा। ठीक है। तो अब ताजिक अगर यहाँ से एंट्री करेंगे ताजिकों को सपोर्ट करने के लिए ताजिकिस्तान से, तो यहाँ पर लोहा कौन लेगा, पश्तून लेंगे। ऐसे आपके उज्बेकिस्तान से घुसपैठ होगी कुछ,
तो भी पश्तून खड़े होंगे। इसीलिए उन्होंने सब जगह आपको क्या बनाया, तो चाहे आपका अब्दाली की बात करें, चाहे रहमान खान की बात करें, इस बात को लेकर भी जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको बड़ा तकलीफ इन दोनों में कोई लिंक कोई नहीं है। हाँ। बस ये कि मतलब काफी मानते थे रहमान जो है अब्दाली को, कि मैं अब्दाली मतलब जो दुरानी साहब जो थे अहमद साहब अब्दाली, मैं उनकी सारी पॉलिसीज को लेकर चलूंगा। ठीक है। तो एक होता है ना जैसे भाई एक विचारधारात्मक रूप से, तो दोनों ने इस पे बहुत काम किया। चलिए अब ये से इंटरेस्टिंग बात क्या है। ठीक है। ये बात जो अदर कम्युनिटीज हैं उन्हें वह बर्दाश्त नहीं होती है। ये चाहते हैं हमेशा पावर में हम रहें, जो अदर कम्युनिटी वो चाहती है पावर में हम भी रहें, हमें शेयरिंग मिले। हाँ, यहां पर एक बड़ा अच्छा काम किया था दुरानी ने क्या किया था, जिरगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी आप देखेंगे तो ये जिरगा होती है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है एक तो सेंटर वाली जो गवर्नमेंट वाली होती है कॉन्स्टिट्यूशनली, एक आप जाएंगे कभी वेस्टर्न यूपी हरियाणा में तो आपको वहां मिलेगी खाप पंचायतें। दे आर नो द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बिल्कुल, बट सोसाइटी में बड़ी फेमस है। तो ऐसी इनके एक तरह से मान लीजिए सोसाइटियल इनकी क्या है, ये जिरगा है। जिरगा यानी कि इनकी क्या है, विधानसभा लोकसभा कुछ भी मान लीजिए, पंचायत मान सकते, पंचायत कुछ मान लीजिए। सारे फैसले क्या होते हैं इसी जिरगा में तय होते हैं। पहले क्या था, अब्दाली से पहले इसमें केवल पश्तून बैठते थे और पश्तून बैठ के अफगानिस्तान के डिसीजन लिया करते थे। मतलब यहाँ भी सिर्फ वही फेवर, वहां पश्तून। लेकिन क्या हुआ, अब्दाली ने इस बात को खत्म किया। क्या देखो भाई, जब हम एक हैं तो अब इस जिरगा में केवल पश्तून ही नहीं बैठेंगे, बाकी और कम्युनिटी के लोग भी आएंगे बैठेंगे। और यहां पर चलती है एक पश्तूना वली, पश्तूनों का संविधान, पश्तून वली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये आज भी है, आज भी है। मैं वही बात कह रहा हूं, अभी जो मैंने आपको बताया कि हामिद करजई और अशरफ गिन्नी, हामिद करजई को जिरगा ने एडेप्ट कर लिया था। जब अमेरिका ने कहा कि हामिद करजई प्रेसिडेंट होंगे, तो जिरगा की मीटिंग हुई। उसके बाद हामिद करजई वहां पर गए, जिरगा ने कहा वी एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द अफगानिस्तान। लेकिन जब गिन्नी को प्रेसिडेंट बनाया अमेरिका ने, जिरगा ने मना कर दिया। मीन डैट आपने थोपा, वहां की जो सोसाइटल वैल्यूज है, सोसाइटी है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसे ही जब तालिबान से अमेरिका ने मांगा कि ओसामा बिन लादेन हमको दे दो, तो तालिबान ने कहा पश्तूना वली, कि हम पश्तूना वली से चलते हैं, हम तुम्हारे संविधान से नहीं चलते। ऐसा क्या है पश्तूना वली? पश्तूना वली के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेनली ये 3 प्रिंसिपल हैं। इन्हीं पे आपका अफगानिस्तान के लोग मरते हैं। पहली बात कि हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको आतिथ्य मिलेगा, कोई भी आएगा हम उसका पूरा वेलकम करेंगे, हॉस्पिटैलिटी मिलेगा। फिर असलम कोई हमारे शरण में आ गया तो हम उसको शरण देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यही असाइलम की बात जब की जाती है, तो जब हमारा कांधार प्लेन हाईजैक हुआ तब भी उन्होंने शायद यही बात कही कि अब हमारे यहाँ आए, हमारे मेहमान हैं, हम इनकी बात भी सुनेंगे। तो क्या वही चीज सेम थी? वही सेम इसी के हिसाब से चल रहे थे वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वहां पूरी सोसाइटी, तो जब अमेरिका ने कहा कि आप हमको दे दो लादेन को, तो तालिबान ने कहा ये हमारे असलम में है और हमारे पश्तूना वली का नियम है, हम पश्तूना वली को छोड़ नहीं सकते, छोड़ा तो हमारे खिलाफ ही बगावत हो जाएगी। तो ये पश्तूना वली को सिर्फ वहां के पश्तून जो दबदबे में है वो मानते हैं, या फिर जो अब बाद में उनको सबको जोड़ लिया जिरगा में जोड़ लिया गया वो भी इसे वो मानते हैं? ठीक है। लेकिन वहां भी जिरगा में क्या होता है, स्ट्रगल ये रहता है कि पश्तून के अलावा दबदबा हमारा भी हो, ये भी वहां पे एक रहता है। लेकिन हाँ, जिरगा होती है, अब सब बैठते हैं जिरगा में। तो ये एक पश्तूना वली वहां पे एक इशू रहता है। ये बहुत मेजर इशू है, सोसाइटी को समझे बगैर नहीं बात बन पाती। चलिए, तो एक हिस्ट्री और ज्यादा हो जाएगी, हम उस पर नहीं जाते, लंबी चौड़ी। ये आपको मैंने बता दिया, अफगान शिक वॉर भी हुआ, फिर ये ब्रिटिश का कंट्रोल सब हुआ था, एक बड़ा सब एम्पायर था। मैं उन चीज़ों पर बहुत लंबा कहानी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। और क्योंकि बहुत बारीकी से समझने वाली बात है कि आखिर तालिबान तक पहुंचने से पहले अफगानिस्तान में क्या क्या था और कैसे कैसे यूएसएसआर ने अटैक किया, नहीं कामयाब हो पाया, और सोसाइटी का जब जिक्र किया, तो मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को यह समझना चाहिए कि आखिर अफगानिस्तान को, तालिबान को समझने से पहले वहां की जो सोसाइटी है उसको हम समझें, उसको हम ऑब्जर्व करें, ताकि हमें और ज्यादा समझ में आ पाए कि अच्छे चीजें क्या हैं। बिल्कुल। अब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आज की जो पाकिस्तान और भारत की जो पॉलिसी है वो आपको समझने को मिलेगी। होता क्या है, जब मैंने कहा कि ब्रिटिश ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो ये 4 ब्रिटिश के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ऑकलैंड, जॉन लॉरेंस और आपका ब्लॉर्ड लिंटन और आपका ऑथर बेरेटो। इन चारों ने कोशिश की थी अफगानिस्तान में कंट्रोल करने की।
ऑकलैंड ने तो क्या किया था, उन्होंने फोर्स भेज दी थी अफगानिस्तान का कब्जा करने के लिए। और जब ये गए अफगानिस्तान के अंदर, ब्रिटिश जी स्टार्टिंग में 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जाके दमादम अफगानियों को मारा। अफगानी सब भाग गए और इन्होंने जाके क्या कर लिया, कब्जा कर लिया पूरे अफगान के ऊपर। इन्होंने सोचा अब तो मजे ही मजे हमने कब्जा कर लिया, कोई ज़्यादा इतना स्ट्रगल भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या था, अफगानी उसमें पीछे हट तो गए, लेकिन वो दोबारा से अपने आपको क्या किया, अफगानियों में ये बड़ी खासियत है, रिवाइव कर रहा है, रिवाइव करते हैं बहुत जल्दी और अटैक करने शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरिल्ला वॉर। स्थिति होती है कि जब ये सब वहां पे अंग्रेज सैनिक हो गया, अधिकारी सब सो रहे थे रात में, इतना हैवी अटैक किया कि केवल एक ही सैनिक को छोड़ा इन्होंने और कहा जब भारत को जाके बताना जाके वहां पे ब्रिटिश को कि क्या हमारे साथ दुर्दशा की है। तब ये थी इनकी थी फॉरवर्ड, इसको कहा जाता है, हम इंटरनेशनल रिलेशन में वर्ड यूज करते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब फॉरवर्ड हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, फ्रंट पे आ जाओ। लेकिन जो बाद में लॉरेंस थे वो इस बात को समझ गए कि अफगान को कब्जा करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए मैंने क्या कहा, जितने भारत पे हमले हुए, हिंदू कुश, हिंदुस्तान, हिंदू कुश, ध्यान दीजिएगा, हिंदू कुश, हिंदुस्तान, तो वो आपके अफगान से ही हुए हैं। अब हुआ ये कि जो पूरा ये आप अफगानों को देखें, मैं एक बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं जी, अफगानियों में इस्लाम को लेकर उतना वो नहीं है, कट्टरता थोड़ी बहुत तालिबान में आती थी वो नेशन बनाने की वजह से, नहीं तो उतना ज्यादा नहीं है। ये लोग अपने अपने जो पश्तूना वली या जो अपने वो कबलियाई सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको लेके चलते हैं, कबलियाई सोसाइटी के तो नॉर्म्स। वो प्रेरित नहीं होते इस्लाम से? नहीं, इस्लाम से देखिए क्या हुआ कि जब भारत से अटैक हुए हाँ, तो तलवार की नोक पे इनको इस्लाम स्वीकार करवाया सबको। मारा पीटा, लड़े, हार गए तो इस्लाम स्वीकार कर, इन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन इस्लाम का जो होता है ना, जैसे हमको कि सऊदी वाला इस्लाम, वो नहीं है। इस्लाम को तो यहाँ पर इनको कोशिश की गई इस्लाम के माध्यम से नेशन बनाने की, जो मैंने आपको बताया, किसको, मतलब जोर जबरदस्ती से, मतलब उसको कि तुम इस्लाम को मानो, तो वो एक तालिबान भी कोशिश करता है कि इस्लाम के आधार पर। इसलिए जब तक इनके फंडामेंटल को आप नहीं पकड़ेंगे तालिबान भी, तब तक यहाँ पे इश्यूज रहेंगे। आपको जो कबलियाई सोसाइटीज की जो वैल्यूज है, जैसे हमारे पास एसटी कम्युनिटीज हैं, हम उनकी वैल्यूज को पकड़ते हैं, तब वो भारत के साथ आराम से इजीली रह रहे हैं। आप उनकी कबलियाई सोसाइटी को छोड़कर जो उनकी वैल्यूज है अपनी सोसाइटी की, आप उन पर इस्लाम की वैल्यूज थोप रहे हो, वो पूर्ण से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज इश्यू। तो इन्होंने क्या किया, जब आपका लॉरेंस है समझ गए कि इनको कब्जा करना, कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, मास्टर ली इन एक्टिविटी पॉलिसी। ये क्या पॉलिसी थी? अब ध्यान दीजिए, मैं जो बहुत बोल रहा हूं, आज पाकिस्तान इसी पॉलिसी को लेकर चल रहा है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान में क्या है, फॉरवर्ड पॉलिसी। और भारत की पॉलिसी क्या है, दैट इज द इंडियन पॉलिसी। आज भी मैं 2025 की बात भी कर रहा हूं, 1947 से लेकर 2025 तक भारत की पॉलिसी यही है। क्या पॉलिसी, इसको समझ लीजिए कि क्या इंटरेस्टिंग बात है। जॉर्ज लॉरेंस ने यह कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे सेना लेकर, हम क्या करेंगे, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस रखेंगे, प्रभाव रखेंगे। कैसे? चाहे हम इन्वेस्टमेंट करके रखें और उसको अपना एक बफर बनाए रखेंगे। बफर कैसे कि कल को समय जब ब्रिटिश वहां पर थे तो ब्रिटिश के समय डर था ब्रिटिश को किससे, रशिया से। क्योंकि रशिया अपना एम्पायर बढ़ा रहा था। तो अगर रशिया अफगानिस्तान की ओर कूच करता है तो हम अफगानिस्तान को बैटलफील्ड बना देंगे, ताकि भारत, अब तो पाकिस्तान तो कुछ है नहीं, पाकिस्तान तो अभी का है ना, तो अगर भारत की ओर एंट्री करेगा रशिया तो उससे पहले हम अफगानिस्तान में क्या करेंगे, बैटल कर लेंगे। तो अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, युद्ध का मैदान हो जाएगा। और हम तब तक क्या करेंगे, यहां पर अपना इन्फ्लुएंस रखेंगे ताकि किसी प्रकार की एक्टिविटी में जानकारी मिलती रहे। भारत आज भी क्या करता है, अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस करना चाहता है, सीधे हस्तक्षेप से भारत बचता है और पाकिस्तान सीधा हस्तक्षेप करता है। जो मैंने आपको कहा कि 1979 में जैसे वहां पर यूएसआर पहुंचा तो अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री, एक हाथ में 47, एक हाथ में कुरान, कि मुजाहिदीनों, ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है। तो वो जो डायरेक्ट हम नहीं गए, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जिस समय आपके थे, लास्ट ईयर जो उनका टेन्योर था, उन्होंने कई बार हमसे कहा कि अपनी सेना भेजो, भारत ने नहीं भेजी। यही रीजन था, यही वजह थी। चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग था। उसके बाद फिर ये बाद में आपका जो इन्होंने फिर आपका इसको क्या नाम है, जॉर्डन लाइन बना दी। लास्ट में जब ये इसके जॉर्डन लाइन्स के बाद में रॉबर्ट लॉर्ड लिंटन जो थे, इन्होंने बाद में आपका इसकी जॉर्डन लाइन की खींच दी थी, यानी कि आपका 1893 में जॉर्डन लाइन, इसके दो लाइन खींच दी जाएगी ताकि कमजोर हो जाए। कौन? आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। चलिए, ये आपकी जॉर्डन लाइन है और जॉर्डन लाइन को हम देखें
ये पूरा का पूरा, ये जो रेड कलर का आपका हो, ये पूरा डोरा लाइन है। और देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये है आपका खैबर पख्तूनख्वा, इस पर भी अफगानिस्तान का दावा है। दावा है। ये बाकी जो बचा लैंड है, ये वाला भी, ये बलूचिस्तान का लैंड है और कुछ ये पंजाब का लैंड है। ये कुछ तो पंजाब जो का, अफगानिस्तान का दावा है वो खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में इसमें ही है। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी दावा है इसका। हाँ। और ये आपका बलूचिस्तान का दावा है, कुछ पंजाब का भी हिस्सा शामिल है। ठीक ये पूरा हिस्से में दावा है कि ये पूरा हमारा क्षेत्र है। ठीक है। क्योंकि ये पश्तून की एकता तोड़ दी गई थी इसके माध्यम से। पश्तून यहाँ भी हैं और पश्तून आपके क्या है, यहाँ भी हैं। तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश ने चालाकी की थी, हमें पश्तूनों की एकता तोड़ दी, इससे हमारे पश्तूनिस्तान क्या हो, कमजोर हो गया है। कमजोर हो गया। ठीक तो है। दैट इज द रीजन। अब आगे चलते हैं हम लोग। फिर ये बड़ी कहानी है, ये मैंने आपको बताया अभी। देखिए एक थोड़ा सा हल्का सा बता दूं आपको, वहां पर जब 1919 में, यानी कि आपका तीसरा वॉर जब हो गया था किसे, ब्रिटिश है, ब्रिटिश से। और ब्रिटिश हार गए थे, मतलब ना तो जीत पाए ना हार पाए, मतलब पीछे हट गए थे। तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट मुल्क मानते हैं। तो 19 में वहाँ पे अमनुल्लाह खान वहाँ पे बने। 19 में 1929 तक वहाँ पे क्या रहा आपका, इनकी गवर्नमेंट रही। फिर जाहिर शाह एक लंबे समय तक वहाँ पर रहे। इन्हीं के पीएम थे दाऊद खान। ये इलाज कराने के लिए जाते हैं बाहर, तो वहाँ तख्ता पलट होता है और ये दाऊद खान पावर में आते हैं। ठीक है। दाऊद खान को शुरुआत में तो लोग लाइक करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, वन पार्टी सिस्टम बना दिया था। ठीक है। कि हम डेमोक्रेसी तो ला रहे हैं लेकिन हम वन पार्टी रखेंगे, दूसरी पार्टी नहीं होगी। इसको लेकर वहां बड़ी इश्यूज क्रिएट हुए और वहां पर एक पार्टी बनी आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। मतलब ये थी आपकी, मतलब नाम डेमोक्रेटिक लेकिन काम डेमोक्रेटिक वाले नहीं। नहीं जो दाऊद खान थे वो डेमोक्रेसी लेकर आए। हाँ। अब जो ये नई पार्टी बनी, ये अच्छा, उनके खिलाफ एक पार्टी हाँ बनी, ये पूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया किसने, आपका रशिया ने, यूएसआर ने, दाऊद खान के अगेंस्ट। ये 78 में पावर में आ गए। विद इन 1 ईयर इनके खिलाफ भी बगावत होने लगी, इश्यूज होने लगा। इवन इनके जो प्रेसिडेंट पीएम थे उनको मार दिया गया विद्रोहियों के द्वारा। तब यहाँ पे आपका रशियन फोर्सेस जो थी 1979 में एंट्री कर गई। कहाँ पर आपका, अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की पूरी। फिर वहां पे आपका एक वॉर चला। वॉर किसके बीच में, इधर सोवियत गवर्नमेंट, इधर आपके मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है कौन, CIA, ISI। ये अलग अलग ग्रुप्स थे वहां पर। हाँ, अब 2 ग्रुप यहाँ पे थे। हाँ। एक तो हो गया मुजाहिदीन। हाँ। मुजाहिदीन यहाँ पे हो गए, मुजाहिदीन जी। और एक सोवियत रूल्ड आपका, रशियन सपोर्ट आपका सोवियत गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये मुजाहिदीन को जो सपोर्ट कर रहे थे वो ये CIA, ISI, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी, चाइना, ये सब आपको और अल-कायदा सऊदी। तो ये मुजाहिदीनों को जो वहां पर थे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। इधर ये आपका पूरा आपका सोवियत गवर्नमेंट एक तरह से हो गई। ठीक है। अब होता यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पे जो सोवियत गवर्नमेंट ये सब कुछ तब हो रहा था जब USSR, मतलब रशिया अलग नहीं हुआ था, टूटा नहीं, बिखरे नहीं थे। बिल्कुल। ये आपका थे बेजवेन का कहना ये था, रशियन प्रेसिडेंट थे, कि जहां जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के नाते यूएसआर का कर्तव्य है कि वहां हम सपोर्ट करेंगे। तो ये फोर्स लेके पहुंच जाते हैं। ठीक है। बाद में 1988 में क्या होता है, जिनेवा कन्वेंशन होता है और यहाँ से वापस लेता है। इसके 2 रीजन थे। एक तो क्या था कि लगातार जो मुजाहिदीन थे हमले कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट बनी हुई थी प्रेसिडेंट की, उनको मार दिया था इन्होंने। दूसरे क्या था, रशिया अपने मोर्चे में फेल हो रहा था, वहां पे विद्रोह हो गया था। किनको मार दिया था वो मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, वो अगला आएगा, नजीबुल्लाह आएगा वो। ठीक है। दाऊद खान तो पहले निपट गया था, दाऊद खान पहले हम हटा दिया था। ठीक है। PDA ने, इसी पार्टी ने पहले दाऊद खान 78 में मार दिया, डेमोक्रेटिक पार्टी जो नई बनाई थी उनके खिलाफ। अब हम 88 में आ गए, 1988 में आ गए। ठीक है। तो जिनेवा कन्वेंशन क्या हुआ कि हम यहाँ से एग्रीमेंट हुआ कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। यूएसआर बाहर इसलिए गया क्योंकि उसके यहाँ पे कोई विद्रोह हो गया था 88 में। ठीक है। 90 में टुकड़े होने उसके 15, तो वहां विद्रोह शुरू हो गया था। इसको लेकिन पाकिस्तान ने सेलिब्रेशन किया कि हम तो कमाल कर दिए। और जो पूरी पॉलिसी थी, हेनरी किसिंजर एक बड़े विद्वान माना जाता है, सुना भी होगा आपने इनका नाम। अभी लास्ट ईयर 2023 में इनकी डेथ हुई है। हम इनको बड़ा स्ट्रेटेजिकल बड़ा माना जाता है स्ट्रेटजी बनाने में, और इन्होंने ही अमेरिका चीन को भी किया था। 92 में यहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी वो पूर्ण समाप्त होती है। ये मुजाहिदीन जो थे प्रेसिडेंट हाउस में घुसते हैं, उसमें प्रेसिडेंट थे यहाँ पे नजीबुल्लाह को मारते हैं प्रेसिडेंट हाउस में, सड़क पे खींच के लाते हैं टैंक पे बांध के, और फिर बाद में लैंप पोस्ट में उनको टांग देते हैं।
अच्छा, ये इन प्रेसिडेंट को मुजाहिदीन जो हैं वो निकाल कर मारकर यहाँ पर टांग देते हैं। ये तब की तस्वीर, ये तस्वीर है, मतलब लैंप पोर्ट पे पूरी सड़क पे घसीट के लाते हैं, टैंक के पीछे बांध के। अभी तक भी तालिबान जो है वो बना नहीं था, अभी तालिबान वो जो ग्रुप मुजाहिदीन कहा जा रहा था, यानी कि धर्म के योद्धा। मुजाहिदीन यानी कि धार्मिक योद्धा, धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा। 92 में क्या होता है, पेशावर एकॉर्ड होता है। पेशावर यानी कि पाकिस्तान, पेशावर समझौता, किसमें मुजाहिदीनों के जो अलग अलग बने ग्रुप थे कि हम मिलकर क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे। लेकिन इनमें हम देखें तो ये 4 ग्रुप वहां पर थे जिनको मुजाहिदीनों के अलग अलग संगठन थे। एक तो हजब इस्लामी, मतलब ठीक है 4 नाम थे। इसमें ये था, सबको मुजाहिद कहा जा रहा था, मुजाहिदीन कहा जा रहा था। इसमें ये जो संगठन था जमात उलेमा इस्लाम अफगान, यही बाद में क्या बना, आपका तालिबान बना। अच्छा, ये इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप ने इन सबको साइड कर दिया, अपना पावर में आ गया। लेकिन एक ग्रुप इसके सामने खड़ा हुआ और वो था नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस क्या था, जो पेशावर एकॉर्ड हुआ, ये आपस में इन्होंने बैठ के किया कई सारे ग्रुप्स ने कि हम अपनी पावर सरकार चलाएंगे। फिर जब ये 3 तो खत्म हो गए, अब सीधी वॉर शुरू हुई 92 से लेकर 96 तक। एक तरफ तो आपका नॉर्दर्न अलायंस, यानी कि आपका एक तरफ तो आपका नॉर्दर्न अलायंस और दूसरी तरफ हो गया आपका तालिबान। अब होता क्या है कि 96 तक 4 साल तक ये आपस में लड़ते रहे दोनों ग्रुप, नॉर्दर्न अलायंस ये। और होता है कि 96 में तस्वीर हमारे सामने आती है, जो ये व्हाइट कलर है, यानी कि अप्रोक्स 90% एरिया पर कब्जा हो जाता है तालिबान का। ये पूरा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान है। और जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, इस पूरे व्हाइट कलर पर कब्जा हो जाता है किसका, आपका अफगानिस्तान, इसका तालिबान का। तालिबान क्या है, तालिबान क्या है, ये भी मैं हल्का सा आपको बता दूं। ये है आपका तालिबान और ये आपका रहा नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस। 96 से लेके यही स्थिति रही, 96 से लेके 2001 तक कंडीशन यही रही, किसकी, आपकी अफगानिस्तान की। 10% इतने हिस्से पर तालिबान का कब्जा, हाँ, और इतने हिस्से पर जो नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा, वो कब्जा, ठीक है। इस 90% तालिबान को मान्यता भी दे दी गई थी 3 देशों के द्वारा। सऊदी ने मान्यता दी इसको, पाकिस्तान ने दी और यूएई ने मान्यता दी कि हम वी एक्सेप्ट ए कंट्री। इसको किसी ने मान्यता नहीं दी, ठीक है। इसको सपोर्ट जरूर कर रहे थे कौन, अमेरिका, भारत, ये सब देश इसको सपोर्ट, ये 3-4 देश कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, अमेरिका का यहाँ पे सपोर्ट ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा, अमेरिका सपोर्ट करने का रीजन। होता क्या है, तालिबान जो मुजाहिदीन था, देखिए अमेरिका है कैपिटलिस्ट कंट्री। अमेरिका जब तक आपसे मतलब है तब तक तो आपसे बात करेगा, आपको फंड करेगा। जैसे ही वहां से यूएसआर निकल जाता है, अमेरिका का मतलब सॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो गया। अमेरिका ने तालिबान को फंड करना बंद कर दिया। तालिबान अपनी लंबी चौड़ी फोर्स बना चुका था, ये ग्रुप जो मैंने आपको दिखाए कई सारे। ठीक है। अब इन ग्रुप को आप फंड नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान के हमारे पास तो फंड है, अमेरिका से आ रहे थे, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये किसको टारगेट करेंगे। इनको क्या लगा कि अमेरिका ने हमारा यूज एंड थ्रो कर दिया। वो नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे यूज कर लिया तुमने, तो वो वाली कहानी एकदम जल वाली मछली की तरह उसे भी होने लगी। ठीक है। तो ये नॉर्दर्न अलायंस आपका, नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा है आपका अमेरिका, रशिया, इंडिया और तजाकिस्तान। नॉर्दर्न अलायंस में भी क्या अलग अलग ग्रुप्स थे? बिल्कुल, ये रहे ना, ताजिक इसमें थे, उज्बेक इसमें थे, ये सब लोग इसमें, हजारा भी थे, पश्तून भी थे, वो सब का मिला के ग्रुप बनाया गया था, लिबरल ग्रुप था। भारत, रशिया सब चाहते थे कि नॉर्दर्न अलायंस का पूरा कंट्रोल हो जाए इधर, लेकिन ये तालिबान जो था, इसने क्या कब्जा पूरा कंट्रोल कर लिया था 90% एरिया पर। ठीक है। तालिबान, इस नाम का अर्थ मैं आपको हल्का बता दूं, तालिबान, तालिब होता है छात्र और छात्रों का संगठन। छात्रों का संगठन कहां से मजबूत हुआ ये, जब यहाँ पे यूएसएसआर कंट्रोल कर लिया था 78 से लेके यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, तो काफी सारे लोग भाग भाग कर कहां पर गए, पाकिस्तान में गए, जस्ट ए रिफ्यूजी। उनको क्या हुआ, यहाँ पर मदरसों में सलाह दी गई और यहाँ पर उनको क्या किया, ट्रेंड किया गया और ट्रेंड करके मुजाहिदीनों को यहाँ पे भेजा गया था लड़ने के लिए अगेंस्ट ऑफ यूएसएसआर। और उन्हीं मुजाहिदीनों को फिर नाम रख दिया गया तालिबान छात्रों का संगठन, दैट इज द मीनिंग ऑफ तालिबान। इसी बीच यहाँ पे क्या होता है, जब 96 में चल रहा था, तो यहाँ पर आपका अल कायदा को भेजा जाता है, यानी कि ओसामा बिन लादेन को, ओसामा बिन लादेन, वो भी यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। अब इसकी बड़ी कहानी है, उसमें नहीं जानना चाहूंगा। शुरुआत में तो ओसामा बिन लादेन और तालिबान में जंग होती है, लेकिन बाद में इनका समझौता करवा देता है सऊदी।
अब ये बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, कैसे कैसे। ये पूरा ये आप देख रहे हैं, ये कब तक रहा? 2001 तक। 2001 तक ये कहानी रही। ये 2001 तक यही सेम रहा। हाँ, सेम रहा। अब सऊदी समझौता कराता, समझौते में क्या होता है कि ओसामा बिन लादेन के बेटे की शादी मुल्ला उमर, तालिबान का जो समय लीडर था, उसकी बेटी से कराई जाती है। पारिवारिक रिश्तों से घर के संबंध ठीक करके इनका संगठन बनाया जाता है। ठीक है। और दोनों मिलकर फिर टारगेट करते हैं किसको? अमेरिका को। कई 3 हमले पहले 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले कई बार हमले कर चुके थे ये लोग। अमेरिका की एम्बेसी थी तंजानिया पर, उस पर अटैक किया। अमेरिका की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके कार में जाके पार्किंग बम लगाया, वो फटा लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरी। कई अटैक कर चुके थे और उन अटैक के कारण अमेरिका ऑलरेडी इनके खिलाफ सेशन लगा चुका था, यूएन में रेजोल्यूशन में पास करवा चुका था तालिबान और अल-कायदा के अगेंस्ट। और तभी अमेरिका बार बार कह रहा था कि हमें ओसामा सौंप दिया जाए। ओसामा तो सौंपने की बात करने लगा 9/11 के बाद। ठीक है। लेकिन उससे पहले कई सारे हमलों के बाद यहां पर उसने ऑपरेशन चलाए थे, कई सारे, मतलब आपका एक रेजोल्यूशन तक पास करवा दिया था उसने। कहां पर? यूएन के अंदर। कब? जब तंजानिया में एम्बेसी पे अटैक हुआ, और भी एम्बेसी पे अटैक हुआ, वो WTC पे अटैक हुआ। तो अमेरिका ऑलरेडी तालिबान के साथ में अगेंस्ट खड़ा हो चुका था। ठीक है। अब जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद अमेरिका ने ठान लिया कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, अब इनको ठीक करना ही पड़ेगा। और उस स्थिति में क्या हुआ, अपना अमेरिका यहाँ पे एंट्री किया। चलिए, अब ये यूएस ऑपरेशन यहाँ पे चलते हैं 2001 से लेकर 2022 तक, 2021 तक। और फिर आपका अमेरिका से यहाँ से निकलता है। अब देखिए अमेरिका निकलने की कहानी वो बताता हूँ मैं आपको।